इस वीडियो में हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। ओके, और ये जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। देखते हैं इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। In the most general case, the computer needs to process each instruction. कंप्यूटर को हर एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है with the following sequences of the steps। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स का यूज़ करके वो हर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा कंप्यूटर। ओके, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन को फैच करना। दूसरा, डिकोड द इंस्ट्रक्शन। थर्ड, कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस। फोर्थ, फैच द ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी में से ऑपरेंड्स फैच करना। फिफ्थ है एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। और सिक्स्थ है स्टोर द रिजल्ट इन द प्रॉपर प्लेस। ये ऑलरेडी हमने एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में पढ़े थे, सेम वही स्टेप है। इसमें क्या था? फैच एंड डिकोड था। अगर इफेक्टिव एड्रेस है तो फिर आप इनडायरेक्ट एड्रेस है तो फिर उसका आप इफेक्टिव एड्रेस फाइंड करो, ऑपरेंड फैच करो, फिर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करो। उसी की तरह है, इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं। ओके, डिफरेंट सेगमेंट्स मे टेक डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, हर एक डिफरेंट सेगमेंट्स हो गए यहाँ पर जिन्हें डिफरेंट टाइम्स लग सकता है टू ऑपरेट ऑन द इनकमिंग इंफॉर्मेशन। सम सेगमेंट्स आर स्किप्ड फॉर सर्टेन ऑपरेशन। यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स जो है सर्टेन ऑपरेशंस के लिए स्किप कर दिए जाएंगे। द डिज़ाइन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन will be most efficient if the instruction cycle is divided into the segments of equal duration। अगर इंस्ट्रक्शन साइकिल को हम ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दे जिसके अंदर इक्वल ड्यूरेशन हो तो हमारी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन की डिज़ाइन जो है वो मोस्ट एफिशिएंट होगी। ओके, यानी इंस्ट्रक्शन साइकिल के जो सेगमेंट्स हैं उन्हें इक्वल ड्यूरेशंस में डिवाइड करना है ताकि जो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन डिज़ाइन होगी वो मोस्ट एफिशिएंट होगी। देखते हैं। एज्यूम दैट द डिकोडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन कैन बी कंबाइंड विद द कैलकुलेशन ऑफ द इफेक्टिव एड्रेस इनटू वन सेगमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्टार्टिंग का हमारा स्टेप क्या था, पीछे ही देख लेते हैं। फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी था ना, और दूसरा क्या था? डिकोड द इंस्ट्रक्शन, और थर्ड था कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस। तो अब आप क्या करो, ये 2 और 3 वाला जो स्टेप है उसे आप कंबाइन कर दो इनटू द वन सेगमेंट। ओके, ये पॉइंट का ये कहना है कि डिकोड इंस्ट्रक्शन और कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस को आप एक वन सेगमेंट के अंदर कंबाइन कर दें। Assume further that most of the instruction place the result into a processor registers so that the instruction execution and storing of the result can be combined into one segment। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो लास्ट के 2 स्टेप है ना, execute the instruction, store the result in proper place, इसे एक सेगमेंट के अंदर कंबाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्टोर द रिजल्ट को हमें एक सेगमेंट के अंदर कंबाइन कर देना है। तो यानी अब कितने सेगमेंट्स बचे हैं हमारे पास? 4 सेगमेंट्स हो जाएंगे। दिस रिड्यूसेस द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन इनटू 4 सेगमेंट्स, जिसमें पहला है हमारा फैच एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, उसे हम डिनोट करेंगे एज अ FI। ओके, डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, जिसे हम कहेंगे DA। ओके, फैच द ऑपरेंड को FO, एग्जीक्यूट द ऑपरेशन को EX। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस जो डिकोड द इंस्ट्रक्शन और 2 और 3 को यहाँ पे कंबाइन कर दिया है और 5th और 6th को कंबाइन कर दिया है। ये रिड्यूस होके अब 4 सेगमेंट्स बन चुके हैं हमारे। ओके, 4 सेगमेंट CPU पाइपलाइन। अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, मेमोरी में से इंस्ट्रक्शंस को फैच करेंगे और फिर इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे और उसका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करेंगे। और अगर ब्रांच होता है और अगर ब्रांच नहीं होता है तो फिर पहले हमें मेमोरी में से ऑपरेंड को फैच कर लेना है, फिर एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड देन। अब यहाँ पर देखना, ब्रांच अगर होगा तो हमें क्या करना होगा, प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करना पड़ेगा ताकि जो भी ब्रांच का हमारा इंस्ट्रक्शन यूज़ किया गया है उसका जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, एम्प्टी पाइप को एम्प्टी कर देंगे एंड देन फिर वापस से हमारी साइकिल जो है फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी से रिपीट होगी।
ओके। और यहाँ पे एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन में अगर इंटरप्ट अगर होता है तो उसे हम इंटरप्ट हैंडलर में भेज देंगे, और इंटरप्ट हैंडलर में हम वापस प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करेंगे। और अगर इंटरप्ट नहीं होता है तो फिर वापस साइकिल जो है वो रिपीट होगी, ठीक है। और ये फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी जो है वो हमारा सेगमेंट 1 होगा, डिकोड इंस्ट्रक्शन कैलकुलेट इफेक्टिव एड्रेस सेगमेंट 2 होगा, फैच ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी होगा सेगमेंट 3, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन होगा सेगमेंट 4। ओके। और इसका स्पेस टाइम डायग्राम जो है कुछ इस तरह से होगा, सेम वही है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, ये वाला जो डायग्राम था ना, सेम यही चीज़ है, बस T1 की जगह Fi आ गया, T2 की जगह पे Da आ गया, T3 की जगह पे क्या आया है, Fo आ गया है, और T4 की जगह पे Ex आ चुका है। ठीक है, देखना अभी ये देखो, और यहाँ पर हमारे सभी इंस्ट्रक्शंस हो गए, और ये हमारे क्लॉक टाइम साइकिल्स हो गई। ओके, यहाँ पे देखो पहले इंस्ट्रक्शन 1 जो है वो फैच होगा, उसका इंस्ट्रक्शन जो है मेमोरी में से फैच होगा, फिर जब वो डिकोड और उसका इफ़ेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट हो रहा होगा उतने में दूसरा इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी उसका फिर इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच किया जाएगा। और जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मेमोरी ऑपरेंड फैच कर रहा होगा तब सेकंड इंस्ट्रक्शंस का DA वाला सेगमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा। उसी दौरान जो है थर्ड इंस्ट्रक्शन भी आ जाएगा जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस को फैच करेंगे। ओके, और जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन का मेमोरी ऑपरेंड फैच हो रहा होगा, और थर्ड में इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा होगा और उसका इफ़ेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट हो रहा होगा, और उतने में इंस्ट्रक्शन 4 आ चुका होगा जिसका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फैच किया जाएगा, और ये साइकिल जो है कुछ इसी तरह से चलती रहेगी। ओके, तो ये था स्पेस टाइम डायग्राम फॉर नो ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ब्रांच इंस्ट्रक्शन के लिए देखेंगे तो यहाँ पे देखो पूरा प्रोसेस जो है सेम है। अब यहाँ पे देखना ये जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर क्या होगा, डिकोड एंड द कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस में यहाँ पे ब्रांच इंस्ट्रक्शन आ गया। करेक्ट, ये देखो यहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शन फैच हो गया, उसके बाद जब ये डिकोड हो रहा था तो यहाँ पे इसे ब्रांच इंस्ट्रक्शन जो है वो मिल गया। तो अब क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो जाएगा। तो प्रोग्राम काउंटर अगर अपडेट होगा तो फिर जो भी ब्रांच का इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से फिर उसके इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो गए। और यहाँ पर जो हमारा फोर्थ इंस्ट्रक्शन होगा वो वहीं के वहीं रोक दिया जाएगा। क्यों रोक दिया जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर जो है वो चेंज हो चुका है, और ये अभी जो है जब तक कि ब्रांच का जो भी इसका इंस्ट्रक्शन है जब तक कि वो ख़त्म ना कर ले, फिर जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शन 4 वो कंटिन्यू करेगा। ओके, अगर ब्रांच इंस्ट्रक्शन आ जाता है तो पहले उसे आप पूरा एग्जीक्यूट होने दो, और फिर प्रोग्राम काउंटर जब ठीक हो जाएगा उसके बाद आप फोर्थ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करोगे जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। ठीक है, तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन में आपको ये याद रखना है, अगर ब्रांच इंस्ट्रक्शन अगर होता है तो आपको पहले उस इंस्ट्रक्शन को पूरा कंप्लीट होने देना है, फिर प्रोग्राम काउंटर जो है वो सही हो जाएगा, फिर आपको फोर्थ को जहाँ पर थर्ड इंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ था उसके बाद से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो ये था स्पेस टाइम डायग्राम फॉर ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं।